लॉक डाउन की वजह से बेचारा हमारा जो कमजोर तबका इस वक्त मुश्किलों में पड़ गया है। कभी भी ऐसी बेरोजगारी नहीं थी। अगर हम सारा मुल्क बंद कर देते हैं तो यहाँ भूखे मरेंगे लोग, लेकिन अगर हम पूरी तरह खोल देते हैं तो कोरोना फैलने का डर है। बड़ी मुश्किलात में लोग पड़े हुए हैं। सारी दुनिया कोशिश कर रही है कि कोरोना के साथ गुजारा अब हम कैसे करेंगे। कोरोना भी हो, उसको भी रोकें, लेकिन हमारा कारोबार भी चलता रहे ताकि हमारे बेचारे लोग भूखे ना मरें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस जमहूर के साथ। बात हो रही कोरोना की, केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम तादाद देखें, कंफर्म केसेस जो एक्टिव केसेस हैं 13,236, सिंध में 4,615, पंजाब में 5,378, बलूचिस्तान में 781, केपी में 1,864, इस्लामाबाद 235 और आजाद जम्मू कश्मीर 55 केसेस इसमें अब तक आ चुके हैं। और ये तादाद खदशा जाहिर किया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जफर मिर्जा की जानिब से कि रमजान में इसकी तादाद बढ़ सकती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब तक जो अमवात हुई हैं वो 277 हैं। जो लोग इसमें रिकवर कर चुके हैं उनकी तादाद 2,800 से ज्यादा है। एक खुशआइंद बात है कि रिकवर होने वालों की तादाद काफी ज्यादा है और अच्छी बात है। हम दुआ गो हैं कि ये तादाद और ज्यादा बढ़ती रहे। इसके साथ साथ अगर हम कराची की बात करें तो अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी को बंद कर दिया गया है। एक डॉक्टर में कोरोना पॉजिटिव आया जिसकी वजह से यह इकदाम उठाना पड़ा। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक जो बात पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए उसमें मईशत को लेकर हो रही है, इकॉनमी को लेकर हो रही है कि कोरोना को देखें, कोरोना से निपटें या फिर मईशत को ठीक करें। कोरोना से निपटना ज्यादा अहम भी है, मईशत भी साथ साथ है। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि खदशा यह जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मजीद इजाफा होगा, इसमें मईशत हमारी इंपॉर्टेंस है या फिर जो इंसानी जान है या जो इंसानी जानों का जिया है या फिर जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर यह देखना होगा कि उस पर लोड तो नहीं पड़ जाएगा, वो लड़खड़ा तो नहीं जाएगा। ये तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, लेकिन जब दो चीजें हो तो किसी एक चीज को ऑप्ट करना पड़ता है, किसी एक चीज को उसका फैसला करना पड़ता है कि किसमें कम नुकसान है, किसमें ज्यादा नुकसान है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। इस पर आज बात करेंगे और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ जो आज ऑनरेबल पैनल मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब मौजूद है मेरे साथ, जो कि डायरेक्टर हैं इंडस हॉस्पिटल के। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का। मेरे साथ मौजूद होंगी शानदाना गुलजार साहबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका शानदाना साहबा फॉर बीइंग विद अस। और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से इनका ताल्लुक होगा, ये मेरे साथ होंगे। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, कितना इस वक्त खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है ये कोरोना? मैं सिंध की भी बात जानना चाहूंगा और ओवरऑल इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये क्या वाकई आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत ही खौफनाक शक्ल इख्तियार करने जा रहा है पाकिस्तान में? ये सिर्फ मेरा नहीं, आपने देखा कि डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी और उसके अलावा जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा और सबको पता है कि जी मिड मई में या थर्ड वीक ऑफ मई में जो है ना ये पीक होगा। और 14 अप्रैल के बाद जब लॉकडाउन को थोड़ा सा ईज आउट किया था, अगर 14 अप्रैल तक अगर आप केसेस देखें तो 5,600 कुछ थे और आज तकरीबन 13,200 कुछ पे आ गया है। और ये डेढ़ महीने की कहानी थी और ये फिर 12 दिन के अंदर जो है ना डबल से ज्यादा हो गया है। और ये जो है ना क्योंकि टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है और इसके अलावा ये मरीज भी बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो है आप देख रहे हैं कि इसमें लॉकडाउन को ईज आउट करने से काफ़ी ये जो है बढ़ेगा। और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत नाजुक है, बहुत फ्रेजाइल है, वो इतना ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो डॉक्टर साहब, ये आप ईज आउट करने की बात करें, लॉकडाउन ईज आउट करने की, तो जब ये केसेस बढ़ रहे हैं और ज़्यादा ये गंभीर सिचुएशन पैदा हो रही है, तो आपके ख्याल में लॉकडाउन को ईज क्यों किया गया है? लॉकडाउन को ईज नहीं करना चाहिए था? देखिए, हमारा ख्याल तो यही था कि मतलब ईज आउट किया है, उसके पीछे कोई डेफिनेटली क्योंकि दो मईशत और फिर ये कोरोना दोनों को बैलेंस करना है। एक दफ़ा हमारा अपना ख्याल ये था कि जी एक महीना अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाए तो हम इस बढ़ते हुए मरीजों को कम कर सकते हैं और फैलाव को रोक सकते हैं।
یہ ہمارا خیال ہے. اور ایز اے میڈیکل پروفیشن یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے جس کے اوپر ٹیکنیکل لوگوں کی رائے کو مقدم ہونا چاہیے. تو آپ نے کہا کرونا ایک طرف اور ایک طرف اکانومی. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دونوں میں سے اس وقت اس پوزیشن میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کس کو ٹیکل کرنا یا کس کو ایڈریس کرنا زیادہ ضروری ہے, کرونا کو یا اکانومی کو؟ ہمارا اپنے اور ڈاکٹرز کے حساب سے میرے خیال میں کورونا کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کہ کورونا کو زیادہ طریقے سے اس کا فوقیت اس کی طرف ہونا چاہیے کہ اس کو کنٹرول کر لیں. ٹھیک ہے, اگر یہ کنٹرول نہیں کیا تو اس کا امپیکٹ نیگیٹو اکانومی بھی پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کرونا کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیے. شاندانہ صاحبہ, آپ نے ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب کی بات سنی. اس وقت جس معیشت کی پرائم منسٹر صاحب, وفاقی حکومت, اور جو ایک کنسرن بھی ہے کہ ایک عام آدمی, معیشت, اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن ہے اور اکانومی کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ نہیں سمجھتی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف ایک مہینہ جبر کر لیں, تھوڑا سا برداشت کر لیں, صبر کر لیں اور اکانومی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ کر صرف کرونا کو ایڈریس کر لیں اور مکمل لاک ڈاؤن کر لیں, ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر لیں, تو کیا صورتحال آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے اور بہت بہتر ہو جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں؟ شکریہ فرید صاحب, آپ کی بہت اچھے سوال ہیں. میں شروعات اس بات سے کروں گی کہ میرے لیے یہ ایکویشن ہی نہیں ہے جس طرح آپ نے پریزنٹ کیا, اور اس کی وجوہات میں ساتھ ساتھ میں بتاؤں گی. ایکویشن میرے لیے کرونا ورسس معیشت نہیں ہے یا کرونا ورسس اکانومی نہیں ہے. معیشت پاکستان کی پہلی بھی کوئی خاص اچھی نہیں تھی. ہم جب آئے جو حالات تھے ساری دنیا کو پتہ ہے. پچھلے 6 مہینوں میں جو پاکستان کی معیشت کی رپورٹیں آ رہی تھی عالمی اداروں سے, ہماری اپنی حکومت سے نہیں, وہ یہی بتا رہی تھی کہ پاکستان سٹیبلٹی کے راہ پہ گامزن ہو چکا ہے. وہ ایشو نہیں ہے. ایشو اس وقت یہ ہے, اور جو معذرت کے ساتھ آج ٹویٹر پہ بھی کچھ میرے دوستوں نے کافی غصے سے کہا کہ مسئلہ ہمارا پاکستان کا یہ ہے, اور شاید یہ ہم سب کا مسئلہ ہو کہ ہم اس کو ایک ون سائڈڈ ڈائمینشن دیکھ رہے ہیں. اکثر لوگ کہہ رہے جی بھوک سے کوئی نہیں مرتا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ان پرٹیکولر. یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جس نے کبھی بھوک نہ دیکھی ہو, جس نے کبھی افلاس نہ دیکھا ہو. کہہ دینا یہ بہت آسان ہے. آپ ایسے پاکستان کے والی وارث ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی خود فرمایا کہ پاکستان کی, اور میں ان سے اگری کرتی ہوں, ہسپتالوں کی حالت نازک ہے. کیوں پاکستان کے ہسپتالوں کی حالت نازک ہے, خاص کر جو حکومتی ہسپتال ہیں؟ اس کا جواب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی اچھے طرح پتہ ہے. اگر میں پچھلے 10 سالوں کی بات نہ بھی کروں, اگر میں 40 سالوں کی بھی بات کروں کہ پاکستان کے صحت کے اداروں میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی, تو وہ سچائی سے اور حقیقت سے دور نہیں ہوگا. رہی بات کورونا لاک ڈاؤن کی, میں اگری کرتی ہوں کہ کچھ ممالک نے بہت سکسیسفلی لاک ڈاؤن کیا, ان میں نیوزی لینڈ تھا, لیکن نیوزی لینڈ کا ایک ایڈوانٹیج ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا. اس کو جو سب سے قریبی پڑوسی ہے وہ 1000 میلوں سے دور ہے, وہ بھی بائی اوشن. ٹھیک ہے, ان کا تو پورس بارڈر ہی نہیں ہے. نہیں, ان کا پورس بارڈر ہی نہیں ہے. ایک تو وہ ڈیولپ کنٹری ہے, پھر اس کا بارڈر ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے تو ہر طرف بارڈر ہی بارڈر ہے. اور دنیا میں 2 ممالک جن کو سب سے زور سے کرونا لگی, وچ از چائنا اور ایران, دونوں آپ کے نیبرز ہیں. ٹھیک, ہوم گرون تو آپ کا کرونا تھا نہیں, وہ تو جو لوگ اندر لے کے آئے. اچھا, تیسری بات اس میں دیکھیے, لیکن اب تو 70% سے زیادہ کیسز آپ کے جو ہے وہ لوکل ٹرانسمیشن ہے. اب تو لوکل ٹرانسمیشن زیادہ ہو گئی ہے. جی بالکل, ایبسولوٹلی. لیکن اگر میں آپ کو سنگاپور کی ایگزامپل دوں, سنگاپور اور ووہان دونوں میں ٹوٹل لاک ڈاؤن ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ابھی کیا ہوا؟ ریسرجنس, دوبارہ ریسرجنس ہوئی ہے. 50% کیسز کلائم کیا ہے ووہان نے, اور آج سنگاپور کی انہوں نے دوبارہ ایک لاک ڈاؤن کر دیا ہے. اور ان کا پہلے لاک ڈاؤن کیوں ناکامیاب ہوا؟ جس طرح پاکستان میں ہے کہ ایک گھر میں 12 افراد رہ رہے ہیں, ایک بیڈ روم میں 2 بیڈ روم کے گھر میں 15 افراد رہ رہے ہیں, اسی طرح سنگاپور میں جو ورکرز ان کی کمیونٹی تھی, خاص کر جو ان کے جب دہاڑی دار جن کو بولتے ہیں ان کے ممالک کے ٹرمز میں, ان لوگوں کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا, 12 لوگوں کو ایک کمرے میں. وہ تو ایک ٹائم بام تھا, وہ تو پھٹنا تھا. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ سٹار ممالک جس نے کنٹرول کر لیا ہے, جب ان سے بھی وہ پٹری چھوٹ گئی, تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو باقی ممالک نے نہیں کیا. سنگاپور کی معیشت ہم سے بہتر, چین کی معیشت ہم سے بہتر ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں, یہ معیشت کی باتیں نہیں ہیں, یہ لوگوں کی سروائیول کی بات ہے کہ لوگ زندہ کیسے رہیں گے, کھائیں گے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مر جائے گا. موت ایک اللہ کی طرف سے ایک دن لکھا ہوا ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن بیماری مجھ سے آپ تک نہ جائے. مین ایشو تو یہ ہے نا, رائٹ, کہ ہم ٹرانسمٹ نہ کریں. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے کسی انسان کو یہ حق ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہی بات کی نا. دیکھیں ڈاکٹرز کی, جو ڈاکٹرز ہیں اس سچویشن کے اندر, ڈاکٹرز ہی فرنٹ لائن کے اوپر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات کریں کہ ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے ہم
कुछ इस तरह से कर लें ताकि ये लोकल जो ट्रांसमिशन हमारी 70% से बढ़ गई है, इसको हम कंट्रोल कर सकें। तो मैंने आपको यही मिसाल दी कि आप लोकल ट्रांसमिशन को एक्सटर्नली तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो खानदानों में फैली है, अब एक तबलीगी आए हैं हमारे गांव में, हमारे जो करीबी इलाका है, उस एक बंदे ने 25 लोगों को बीमार कर दिया, क्योंकि वो एक ही घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो वो कोई कंट्रोल तो नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि 25 लोग घर में हमने बंद कर दिए। अब वो बचते नहीं बचते वो दूसरी बात है। मैं आपको मेडिकल किसी आर्ग्यूमेंट से इख्तलाफ नहीं रखती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो वजीर आजम बार बार कह रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल पुलिस सराहत है। एक तरफ लोगों की बीमारी है, दूसरी तरफ लोगों की बर्बादी है। इसमें कोई भाई दो बातों की दो राय की गुंजाइश नहीं है कि हम मईशत को नहीं बचा रहे, हम लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। एक बंदा है जो 3 दिन से खाना नहीं खाया, उसकी खानदान भूखे है, उसके बच्चे भूखे हैं। आपका क्या ख्याल? उसको मैं कह दूं कि कोरोना है, उसको परवाह है? मैं आपके 70% रूरल अर्बन लोगों की पॉपुलेशन बता रही हूँ। 60% बंदा आपका रूरल फार्मर है, आपका काश्तकार है, उसका रोजगार बंद, उसका खाना बंद, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम किस चीज से डरा रहे हैं? ठीक है, मैं फैसल साहब को इंक्लूड करता हूं। शानदाना, मैं फैसल साहब को जरा इंक्लूड करता हूं। ठीक है, आपका पॉइंट मुझे आ गया। फैसल साहब ये बताइएगा, जिस तरीके से डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा, शानदाना साहब का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, आप किया क्या जाए इस सूरत हाल के अंदर? हेल्थ सिस्टम की बात है कि हेल्थ सिस्टम पे वही बात आ जाती है कि जी प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने क्या किया। हम ब्लेम गेम में नहीं जाते, ब्लेम गेम करने की कोई फायदा इसमें है नहीं। पीछे किसने क्या किया क्या नहीं किया वो सबके सामने। लेकिन मौजूदा सिचुएशन के अंदर जिस तरह से बात हो रही है, एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ बर्बादी है, तो फिर करें क्या? केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, आपकी जो लोकल ट्रांसमिशन है वो बढ़ रही है। करंट सिनारियो के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी नजर आती है आपको, क्या आप समझते हैं कि वो दुरुस्त रास्ते पे जा रही है और प्राइम मिनिस्टर का विजन बिल्कुल ठीक है इस पैंडेमिक को लेकर? दोनों मेहमानों को सुना और आपकी राय भी सुनी। अब ये है, आपने कहा कि हम क्या किस तरफ जा रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे पास जो है, उनके पास एक सही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? या तो कहें जी लॉकडाउन हो, या कि लॉकडाउन ना हो। आप कहते हैं सॉफ्ट लॉकडाउन है, हार्ड लॉकडाउन है, इस चीज का मसला नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक जंग की सूरत हाल है, और जंग की सूरत हाल में हमें इकट्ठे करना पड़ेगा। अगर मैं आज बोलूँ कि जी आपने केपी में क्या किया है या आपने फेडरल में क्या किया और आप में क्या किया है, और सारे दिन अगर हम ये चीजें लगे रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पर भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमें इस वक्त पॉलिटिक्स हमने पहले दिन से कहा है कि छोड़ देनी चाहिए। हमें एक कौम बन के कोरोना का पहले मुकाबला करना चाहिए, उसके बाद एक दूसरे को हम देख लेंगे क्या करते हैं। लेकिन आप देखें, जिस तरीके से आपने कहा कि हम ये जो लोकल ट्रांसमिशन हो रही है, सर आप देखें केपीके में कल हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे एडवाइजर साहब को गया, ठीक है, मैंने को गया, हमारे एक डॉक्टर शहीद हो गए। आज 4 लेडी डॉक्टर्स जो हैं टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बाकी भी ऐसे आ रहे हैं, इस्लामाबाद में भी आ रहे हैं, बाकी शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट कम है, पता नहीं चल रहा कि क्योंकि टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ रही है ना फैसल साहब, टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। टेस्टिंग जैसे जैसे हो रहे हैं वैसे वैसे एक्टिव केसेस भी अब सामने आ रहे हैं। फरीद भाई, ये तो आप बात कर रहे हैं, आप रूरल एरिया में गए नहीं है कि रूरल में क्या पोजीशन होगी। मतलब है कि अभी तो हम सिर्फ ये देखें कि बड़े बड़े शहरों में हम कर रहे हैं, अभी तो आप देहातों में नहीं गए। देहात में क्या है, जहाँ पे लॉकडाउन सिर्फ आई नहीं, आपने तो अर्बन एरिया में जहाँ पर टीवी के लोग होते हैं, कैमरा कैप्चर करते हैं, इसलिए पुलिस है उठ रही है। लेकिन रूरल एरिया में कोई चीज, अभी जो तरावी जो हो रही है, आज रिपोर्ट आई है कि 80% जो है तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज जो वीडियो लीक हुई है, जो आज से जो आप फॉरेन कंट्री से अपने बच्चों को वापस ला रहे हैं, वहाँ तो आप के साथ बिल्कुल उन्होंने कहा कि लोकल पैसेंजर्स के क्या आपको जो है वो से बिठाएंगे, हमें फैसले पे टिकटें भी महंगी थी और हमें सब इकट्ठे बिठा दी, खासा उसमें तो वो जहाज भी फैक्ट। ये चीजें हमें देखनी पड़ती। ठीक है, चार की जगह ठीक है, आपकी बात फैसल साहब, आपके केपी के अंदर क्या आप समझ, आपके केपी में इस वक्त सिचुएशन क्या ठीक है, या केपी के अंदर भी सूरत हाल, क्योंकि केसेस वहां केपी में भी बढ़ रहे हैं, 1864 आपके एक्टिव केसेस केपी के अंदर भी हो गए। देखिए शानदाना साहब, मेरे से है, हम एक ही सूबे से हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि में अनफॉर्चुनेटली पेशावर में भी एसओपी फॉलो तो छोड़ रहे हैं, जो मेन कैपिटल है। अनफॉर्चुनेटली अमवात हमारे बढ़ गई हैं, केसेस हमारे बढ़ हैं, लेकिन वहां पर मैंने 2 दफा पेशावर गया उस कोरोना के उसमें,
اور وہاں پر یہ نہیں کہ میں پولیٹکس کرنا چاہتا ہوں، کوئی SOP نہیں. آپ کے نمائندے وہاں پر اب پتہ کر لیں کہ پشاور میں کیا ہے کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں مساجد آج آپ SOP دی ہے، وہاں SOP ہے نہیں. اب تو تراویح شروع ہو گئی ہیں، جماعت نماز تو پہلے سے ہوتی تھی. رمضان میں زیادہ مطلب ہے کہ KP میں SOP ہوتے. اب میں تنقید نہیں کرنا چاہتا میجر صاحب کو، خدا سے صاحب کو جن کو کرنا ہوا ہے، وہ چند دن پہلے پکنک پہ سوشل میڈیا پہ لگائے پکنک پہ گئے ہوئے تھے. یہ تو رول ماڈل ہے. دیکھیں PM صاحب ہوں، منسٹر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، پولیٹیکل فگر ہوں، یہ رول ماڈل ہوتے ہیں. اگر یہ SOP فالو نہیں کریں گے تو لوگ یہ تو پھر رہے ہیں بغیر پاس کے بغیر SOP کے، تو چلو ہم بھی ایسے کریں. دیکھیں لاک ڈاؤن ہمیں ڈاکٹر کو سننا چاہیے. چلو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 ڈاکٹر جو ہیں وہ پولیٹیکل تھے، کیا بلوچستان کے ڈاکٹر پولیٹیکل ہیں، اسلام آباد کے، پشاور کے سارے سیاست کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبد الباری صاحب کی طرف میں ذرا آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ اچھا جی، چلے ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آ جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر عبد الباری صاحب کی طرف میں جاؤں گا. ذرا شاندانی صاحبہ کی بات سنیے، فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات سنیے. ڈاکٹر صاحب سے کچھ ذرا فیکٹس اینڈ فگرز لیتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے دنیا مزید جو مہمان ہیں ان سے اس پر مزید بات کریں گے کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلا جائے. کمرشل بریک کے بعد ڈاکٹر عبد الباری صاحب، ڈائریکٹر انڈس ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیے مجھے، دونوں آپ نے پارٹیسپینٹس کی بات سنی، شندانہ کی بھی آپ نے بات سنی، فیصل صاحب کی بھی بات سنی ہے. مجھے پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت یہ جو ایکٹیو کیسز سندھ میں بڑھ رہے ہیں، ایک دم سے اس میں جمپ کیوں دیکھنے میں نظر آ گیا، اور کس یہ جو فیز کی بات ہو رہی ہے اس وقت ہم کون سے فیز میں انٹر ہو گئے ہیں اس کووڈ-19 کے؟ دیکھیں یہ کیسز جو ہے نا بڑھنا ہے، آپ ہر ملک کا دیکھ لیں، اسی طرح سلولی سٹارٹ ہوا پھر ایک دم بڑھنا شروع ہو گیا، اور وہی پیٹرن ہمارے ہاں بھی ہے اور اسی طرح وہ بڑھ رہا ہے. ٹیسٹنگ بھی بڑھی ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کے ساتھ سے جب آپ کو ٹیسٹنگ بڑھتی ہے اور پھر ٹارگیٹڈ بڑھ گئی ہے کہ کسی کو آپ کو ملا پھر آپ نے اس کے کانٹیکٹ کو ٹریس کرنا شروع کیا، پھر اس کو لے کے بڑھے. لیکن میں دونوں باتوں سے یہ ڈیفینیٹلی کورونا اہم ہے اور لوگوں کی کھانا پینا بھی اہم ہے. لیکن دیکھیں تو اس کو مینیج کیسے کریں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب اس کو کیسے مینیج کریں؟ کھانا پینا بھی اہم ہے، کورونا بھی اہم ہے. دیکھیں جب آپ نے لوگوں کو 12,000 روپے دے دیے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ لوگ اتنے پیسے تھے کہ لوگ اپنی گروسری لے کے رکھ سکتے تھے. یہ مہینہ نہیں 2 مہینے کا راشن رکھ سکتے تھے نا. آپ نے کہا راشن لے کے رکھ لیں، آپ نے پیسے دے دیے، وہ راشن لے کے رکھ لیں اور بول دیں یہ پہلے سے ایک اسٹریٹجی کی ہم دے رہے ہیں، آپ راشن لے کے رکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ 1 مہینہ ٹائٹ سخت لاک ڈاؤن کریں گے. ٹھیک ہے، یا یہ تو دیکھیں ہمارا کام یہ بتانا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے دوسرے اینڈ کو سنبھالنا یہ حکومتوں کا کام ہے کہ اس کو کیسے کس طریقے سے ان کو کھانا راشن پہنچنا ہے. یہ ایز اے ڈاکٹر ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کی ٹرانسمیشن کو روکیں، لوکل ٹرانسمیشن کو روکیں، اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ لوگ رش میں نہ جائیں، کہیں جہاں اجماع ہو رہا ہے جمع ہو رہے ہیں وہاں نہ جائیں. اور اس کے لیے ہم ان کو اپنی گائیڈنس دے سکتے ہیں جو کہ ہم نے پرووائڈ کر لی ہے. دوسری جو چیز اہم ہے کہ لوگوں کو کھانے کا مسئلہ ہو تو وہ پھر ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایڈمنسٹریشن اس وقت جس فیز میں یا جس سچویشن میں اس وقت کرونا کی اس وقت ہم ہیں، ایڈمنسٹریشن اس ساری سچویشن کو ہینڈل ٹھیک طریقے سے کر رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے پیسے دے دیے، لوگ راشن بھی بانٹ رہے تھے، لوگوں نے راشن بھی دے دیا، اس میں تھوڑا جمع ہوا ہوں گے، لوگ جمع ہوئے ہوں گے، اس کو بھی ایک طریقے سے ایک آرگنائز طریقے سے دیا جا سکتا تھا، جا کے سندھ میں کیا گیا وہاں پر کہ انہوں نے صبح 4 سے 5 بجے گھر ٹو گھر ہوم ٹو ہوم پہنچانا شروع کیا. سب کے ایڈریسز ہیں، یہ ہو سکتا ہے، اس کو ایک اسٹریٹجی بنانے کے لیے پلاننگ کرنے کے لیے کر سکتے، کچھ جگہ ہوا ہوگا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ول ہونی چاہیے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لوگوں کو کھانا بھی ملنا چاہیے، وہ بھی ضروری ہونا چاہیے. لیکن اس کو ایسا نظام بنانے کے لیے یہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کہ اس کو اس طریقے سے آرگنائز. ڈاکٹر صاحب یہ کتنے کیسز بڑھ سکتے ہیں ویسے اگر یہ ہم نے مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا، اگر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ ہی چلتے رہے تو یہ کتنے کیسز ہو سکتے ہیں؟ کتنی ہماری خدا نخواستہ اس میں کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں؟ کتنے ایکٹیو کیسز ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں یہی تھا کہ ہمارے ان لوگوں نے پلاٹ کیا ہوا ہے جو کہ ماڈل بنا ہوا ہے، اس میں تقریباً 75,000 سے 1 لاکھ تک جائے گا مئی کے مہینے میں اگر لاک ڈاؤن اسی طرح لوز رہا. اور یہ آپ پاکستان میں فگر آپ بتا رہے ہیں 75,000 سے لاکھ کیسز ہو جائیں گے؟ جی بالکل ہوں گے. اور اس وقت اگر اتنے کیسز ہوئے
तो आपको 7,000 पेशेंट ऐसे होंगे जिनको वो जो सीरियसली इल होंगे उसमें से 3,500 लोग ऐसे होंगे जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी। ये अपने हमारे एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने जी डॉक्टर साहब, चलिए दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब को। शानदाना, आपने ये फिगर सुनी है डॉक्टर साहब की जो बात कर रहे हैं वो कि अगर ये इसी तरीके से सिचुएशन रही, ये सेमी लॉकडाउन ही रहा या स्मार्ट लॉकडाउन रहा, तो इट विल सर्ज टू 75,000 टू 100,000 ऑफ द एक्टिव केसेस इन पाकिस्तान। कैसे मैनेज करेंगे शानदाना गवर्नमेंट इसको? फरीद साहब देखिए, मेरे पास इस वक्त सामने वर्ल्डोमीटर्स है, एक ग्लोबल आपको कोरोना की वो अपडेट्स देता है कि दुनिया में कितने ममालिक को किस रेट से कोरोना फैला, किस रेट से अमवात हुई, किस रेट से रिकवरी हुई, जिसको हम कर्व की बात करते हैं ना, फ्लैटनिंग द कर्व। अब देखिए, प्रेडिक्शन कोई भी सच हो सकती है, प्रेडिक्शन ही होती है। और आपको पता है कि हर डेली बेसिस पे असद उमर साहब NCOC की मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें अफवाज पाकिस्तान और हमारे की जो मिनिस्टर्स होते हैं उस मीटिंग में, उसमें डेली यही होती है डिस्कशन, इंक्लूडिंग हफ्ते इतवार वाले दिन। नहीं, आप डॉक्टर साहब की इस फिगर से जो प्रोजेक्टेड डेली फिगर है डॉक्टर साहब की, आप उससे एग्री करती हैं कि वो डॉक्टर अब्दुल बारी साहब कह रहे हैं कि ये हो सकती है, ये प्रोजेक्टाइल एक प्लॉट किया गया? जो फिर मैंने देखें, फिगर तो कोई भी हो सकती है, इसमें तो मैं कैसे डिसएग्री कर सकती हूँ। अलबत्ता जो फिगर ऑफिशियली आई है वो कह रहे हैं कि जो अप्रैल 15 को हमारी फिगर्स थी, ये से 3 टाइम्स जंप कर सकती हैं, यानी ये 12 से 48,000 तक जा सकती है। एक्सपेक्टेशन ये है मैक्सिमम पे। अब डॉक्टर साहब अगर 75,000 की कह रही, क्लियरली उन्होंने कोई और पैरामीटर्स डाले होंगे, लेकिन नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर में आपको पता है कि 4 सूबे होते हैं, उसमें बहुत ही जबरदस्त इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल फिगर है 50,000 की, मैं उसके साथ चलूं। हो सकता है कि 75 पे चली जाए अगर हमारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मसाजिद में नहीं की गई, अगर दफ्तरों में नहीं की गई, अगर अस्पतालों में नहीं की गई। हमारे जिस तरह आपने सही तरह बताया, फ्रंट लाइन वर्कर्स इस वक्त डॉक्टर्स ही हैं। इस वक्त अगर हमारी एक फौज है तो वो, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो आपने मसाजिद की बात की है, हेल्थ वर्कर्स, मसाजिद की आपने जहां तक बात की है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ उलमा कराम की जो बातचीत हुई है, उसमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको, उसके पैरामीटर्स तो तय किए गए, लेकिन आप ही के स्पेशल असिस्टेंट जफर मिर्जा साहब अब ये कह रहे हैं कि रमजान में और ये जो मसाजिद में ये जो अगर जो लोग जमा हो रहे हैं तरावी के लिए, दूसरी चीजों के लिए, ये भी एक और वजह बन सकता है बहुत तेजी के साथ इस एक्टिव केसेस को बढ़ाने में। यकीनन, और ये हो भी चुका है। लेकिन साथ साथ में अगर आपको याद है वजीर आजम की कल जो स्टेटमेंट थी कि हम वेट एंड सी अप्रोच कर रहे हैं, अगर हमारा इतना सडन शूट अप होता है, और ये उलमाए कराम के साथ भी ये तय हो चुका है कि अगर केसेस में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आएगा, जिस तरह डॉक्टर बारी साहब बता रहे थे, तो ये दोबारा मसाजिद में इजाजत खत्म कर दी जा सकती है। देखें, किसी भी मुसलमान को ये हक है, हमारी आइन में है कि दीन आपका एक आजादी का, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आपको हर इंसान का जिंदा रहना भी एक इस्लामी भी है और आपकी आइन में भी है। जान है तो जहां अगर 2 फंडामेंटल राइट में, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। अगर आपके आइन के 2 कॉन्स्टिट्यूशन के 2 शिकों में आएगी क्लैश, नेचुरली द राइट टू लाइफ यानी जिंदा रहने का हक उससे फिर बढ़ के आएगा। इबादत घर में भी हो सकती है, और इसमें आई डोंट थिंक कोई दो राय है पार्टी में भी, वजीर आजम की भी, प्रेसिडेंट की, कि अगर किसी को नुकसान पहुंचेगा लोगों के मसाजिद जाने से, लोगों की तरावियां करने से रमजान और मुबारक महीने में, फिर हमें उस तरफ भी जाना पड़ेगा, फिर हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें आई थिंक हमारी बात हमने नहीं की जिसमें हमारे इख्तिलाफ हो। शानदाना साहब एक सेकंड, आप ये कह रही हैं कि जो फिगर्स, जो सर्जिंग की बात आ रही है, चाहे वो NCOC की प्रोजेक्टेड फिगर हो या फिर डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने जो प्रोजेक्टेड फिगर बताई है, आप ये कह रही हैं कि अगर ये बहुत ज्यादा फिगर्स होती हैं तो गवर्नमेंट मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएगी? देखिए, मैं आपको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बता सकती हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ही की फिगर यूज कर सकती हूँ, दैट इज माय जॉब, ठीक है। मैं वही अगर हुकूमत ने कह दिया है कि हम एक्सपेक्ट करें, ट्रेबलिंग कह रहे हैं ना, वो तो डबलिंग, वो तो ट्रेबलिंग की बात करें कि 3 दफा बढ़ सकता है अगर हमारा ये चलता रहा, लेकिन ये उस एक्सपेक्टेड फिगर से कम है, और अल्लाह करे ऐसा ही हो।
अगर इससे बढ़ती, पता चल जाएगा एक हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेली बेसिस पे ट्रैक और मॉनिटर हो रहा है। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है जो बाकी दुनिया ने किया, जो चाइना ने किया, वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहा है। क्या जहां जिस तरह आपने बताया देहातों की बात की फैसल साहब ने भी, जिन इलाके तक हमारी रसाई नहीं है, मैं अपने गांव का आपको बता सकती हूँ कि लोगों को वाकई लग रहा है वहां झूठ है, क्योंकि अभी तक एक केस वहां नहीं हुआ। टेस्टिंग के अलावा वहां पीछे देखिए उन लोगों के पास इतने माल दौलत या उनके पास इतनी रसाई नहीं कि वो मुल्क छोड़ के जाएं, ना वो इस काबिल है कि वो जायरीन बन के जाएं, ना वो उम्रों पे जाए। वो एक बहुत ही पसमानदा तबका है, तो वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट किसी का उनका हुआ नहीं है, तो नेचुरली कोई अजीब सी बात लगती है। वहां पे भी देहातों में देखा है कि लोग एक हद तक शादियां रुक गई हैं, जनाजों पे लोग गुजारा करें, लेकिन नेचुरली जो शहरों में जो अर्बन सेंटर्स में प्रिकॉशंस ली जा रही है वो देहातों में नहीं ली जा रही हैं। जो मेरा ख्याल है कि जो वेट एंड सी अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर का वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जो सिंगापुर में फेलियर हुआ और जो वुहान में फेलियर हुआ है कि लॉकडाउन के बावजूद दूसरी वेव आई है, हमने उस तरफ भी देखना है। ठीक है, आप ऐसा मुल्क ठीक है, होते जिसमें जिस आपने बात की राशन की बात की, लोग राशन लोगों के पास पहुंच जाता, नहीं पहुंच रहा उनके पास, वो 2 महीने का नहीं खरीद सकते, वो तो 2 हफ्ते का नहीं खरीद सकते। तो ये ह्यूमन मजबूरियां प्राइम मिनिस्टर को फैक्टर इन करके फैसले कर रहे हैं। मुश्किल फैसले आसान नहीं है ये कोई भी। फैसल करीम साहब, जो बात इस वक्त हो रही है, डॉक्टर साहब ने बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, आप समझते हैं इस वक्त जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बात करी है शानदाना वेट एंड सी, और जो सिंगापुर और वुहान वाली जो बात, जो एग्जांपल उन्होंने दी है, आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जिस वेट एंड सी जिस चीज के ऊपर इस वक्त हैं वाकई ये दुरुस्त है, क्योंकि हम अभी वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सूरत हाल जब होगी तो हुकूमत अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी उसके? देखें फरीद, वेट एंड सी की पॉलिसी हमारे उसमें खुदा न खास्ता इसलिए कामयाब नहीं है। आप अगर बात करें चाइना की, आप अगर बात करें यूएस की, अगर आप बात करें सिंगापुर की, अगर आप बात करें यूएस की, तो वो सहूलियात जो है वो नहीं है, वो हेल्थ फैसिलिटीज हमारे साथ पाकिस्तान में नहीं है। आज भी वो फाइट कर रहे हैं। अगर आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो भी इतनी सहूलियात और इतने मजबूत होने के बावजूद भी उनके पास वो अभी भी जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, मतलब है कि लड़ रहे हैं, मतलब मुश्किल से लड़ रहे हैं। तो खुदा न खास्ता अगर वो सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमारे डॉक्टर्स ये रोजाना की प्रेस कर रहे हैं, हमारे पास देखें जैसे वेंटिलेटर्स की कमी है, बाकी चीजों की कमी है। आज तक हम पीपी किट्स सबसे मतलब सब डॉक्टर तक नहीं पहुंचा सके। हम सिर्फ उसको दे रहे हैं जो कोरोना पेशेंट कर रहे हैं, लेकिन बाकी वार्ड्स में हम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी डॉक्टरों को भी कोरोना हो रहा है। पेशेंट जब करा जाते तो देखें अब हमें जंग की सूरत में आप दिल न करे, आप बंदा खोज पड़ेगी, आप भेजाना पड़ेगा। आपका दिल करे न करे, आपको अपनी दुकान बर्बाद करना पड़ेगा, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा। ये जंग जैसे अगर जंग होती है तो ये चीजें होती हैं। तो आज हम जंग की सूरत हाल में हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और हम सबको जो है इस तरीके को जो है इसको हैंडल करना पड़ेगा। हम उस जगह तक आ जाएंगे की माजरत चाहता हूं मैं, आप बोल जरूर रहे लेकिन मुझे आवाज आपकी आ नहीं रही है। मैं कोशिश करता हूं कि जरा आपकी आवाज को जरा क्लियर कर लें ताकि मुझ तक पहुंच सके, ताकि मैं आपको दोबारा फिर मौका दूंगा, दोबारा मैं आपकी तरफ आऊंगा। इन द मेन कोर्स ऑफ टाइम, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? डॉक्टर साहब जी जी, कैन यू हियर मी डॉक्टर साहब? बीच में अभी आवाज आ रही है, बीच में कटी आती है वैसे। जी ठीक है, आप मुझे सुन सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्शन टीम को कहूंगा जरा फैसल करीम कुंडी साहब की आवाज को जरा फिक्स करें, उसके बाद मैं उनकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब एक चीज और मुझे बताइएगा कि इसके लिए जो केसेस बढ़ रहे हैं इस तरफ, जो वुहान वाली एग्जांपल दी है शानदाना ने और सिंगापुर की जो दी है, कि उस चीज को आप उसके ऊपर थोड़ा सा आप जरा रोशनी डालिएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिस वेट एंड सी की बात करिए शानदाना, आप समझते हैं दैट स्ट्रैटेजी इज वेरी गुड और यही स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए थी दीगर ममालिक के एक्सपीरियंस को देखते हुए? देखिए उन सब ने पहले कंप्लीट लॉकडाउन किया था और उसके बाद वापस ही अब उनके पास जो आया ना वो ट्रेवलर से आया है, उनका अपना लोकल ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। तो इसलिए हम तो अभी उस स्पेस से निकले नहीं, हम तो ट्रेवलर से आके अब हमारा टोटल कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। तो इसलिए जब तक उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, देखें अगर मैं ये समझता हूं कि अगर हम वेट करेंगे कि जी जब ऑडियो पे लीजिए जी डॉक्टर साहब को।
जी, मैं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि जो हमारी स्पेकुलेशन है वो अल्लाह पूरी ना करे, अल्लाह उससे कम ठीक है, करे, ये हमारी ठीक। दुआएं हैं हमारी। ठीक है। लेकिन जब स्पेकुलेशन करता है आदमी, तैयारी उसी हिसाब से करता है। अब ये नहीं होता, तरावियों के लिए उलमा ने कहा था कि सुन्नत है और इसको घर पे पढ़ी जा सकती है, लेकिन अगर उस पर नहीं अमल करके हम कहेंगे वेट करेंगे, जब बढ़ेंगे तो फिर करेंगे, उस वक्त फिर बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस वक्त हमारे हेल्थ केयर का सिस्टम है क्या, वैसे कितनी कैपेसिटी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, अगर खुदा ना खास्ता ये फिगर्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो? देखिए बहुत ज्यादा, देखें अगर चीजें ज्यादा भी हों, अगर स्लो आ रही हो ना, तो आदमी मैनेज करता है कि जी वो आया, मरीज चला गया, फिर दूसरा आया, फिर चला गया, तो वो एक बैलेंस रहता है। लेकिन एकदम ओवरफ्लो जब होता है, तो जब आपके पास 100 बेड हैं और आपके पास 300 मरीज आए हुए हैं, तो फिर आप कहाँ लिटाएंगे उनको? और व्हाट अबाउट दी सप्लाईज, हमारे पास चाइना से जो सप्लाईज आ रही हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर्स के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, उसकी क्या सूरत हाल है? देखिए अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो बहुत सारा पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो गया, वो आसानी है। लेकिन हमारे अभी इश्यूज ये हैं कि हमारी जो टेस्टिंग किट्स हैं उनकी सब, एक दुनिया पूरी, एक ग्लोबल इमरजेंसी, हर मुल्क को अपनी पड़ी हुई है। कोई एक्सपोर्ट, अमेरिका बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होने नहीं दे रहा। हम लोगों ने कोई तकरीबन 100 वेंटिलेटर्स की सिंध गवर्नमेंट ने ऐसी खोली हुई है, और वो 4 अभी मिलेंगे, अगले महीने में 20 मिलेंगे, फिर उस अगले महीने में 60 मिलेंगे। तो और फिर जहाज चल नहीं रहे हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, तो जो DHL एक्सप्रेस एक दिन में पहुंचाया करता था, वो 8 दिन के अंदर, वो आपसे लेके 8 दिन के अंदर पहुंचाता है। तो इतनी सारी, बहुत सारी इश्यूज हैं उसके अंदर। हमें इसी, देखिए जब आपको हकीकत का अपना पता होता है, आप अपनी प्लानिंग करते हैं अपनी हकीकत के मुताबिक। आप जब लॉकडाउन करेंगे तो चीजें स्लो डाउन होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, इतनी देर में आप अपनी तैयारी करेंगे। अभी जब आपके ऊपर सर पे चीजें, एकदम से चीजें पड़ गई, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपको आगे की तैयारी भी करें और इसको भी संभालें। फिर तो आप फायर फाइटिंग कर रहे होंगे, और उसमें जैसे अमेरिका में भी हुआ कि किसको वेंटिलेटर पे डालना है, 70 साल वाले को डालना है या 50 साल वाले को डालना है, इस नहज पे न पहुंचे। क्या हमारे पास वेंटिलेटर्स वैसे कितने हैं डॉक्टर साहब ओवरऑल, अगर आप मुझे बता सके तो? मैं फिर उसके बाद ब्रेक मैंने लेनी है जरा, अगर आप मुझे बता दें कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत इस वक्त हमारे पास सिंध में, और ओवरऑल अगर पाकिस्तान की भी मैं बात करूं तो? मेरे ख्याल में अभी जो उन्होंने बताया था कि तकरीबन 2000 की जरूरत है, 2000 वेंटिलेटर की जरूरत है पाकिस्तान में। और अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है डॉक्टर साहब? अवेलेबिलिटी मैं सिंध के हिसाब से बताता हूँ, 375 हैं सिंध में, और 125 और चाहिए हमको। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर फैसल करीम कुंडी साहब आपकी तरफ में आऊंगा, फिर शंदाना आपसे इस पर मजीद बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। सुन सकते हैं, तो जो बात हो रही थी उसी चीज के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि तमाम तर चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए, और विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, फिर गवर्नमेंट को उसी तरह से एक्ट करना चाहिए कि इस वक्त वो एक्ट हो रहा है, उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रही है, गो के गवर्नमेंट ये दावा भी कर रही है और मुस्तहिकीन में रकम भी बांटी जा रही है। मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ। देखिए मैंने पहले जैसे आपको कहा था कि इस वक्त हम जंग की सूरत हाल में, जंग की सूरत हाल में जो है आप खुशी से जिंदगी नहीं खोते, आप खुशी से घरों में नहीं रहते, आप खुशी से जो है अपना कारोबार बंद नहीं करते, दुकानें बंद नहीं करते, अपने बच्चों को अगर आपको स्कूल नहीं भेजना पड़ता, मतलब है कि आप खुश होती है। अब जंग की सूरत हाल में जहाँ तक डॉक्टर साहब बात की मेरी कहते हैं कि इस वक्त जो है हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर लड़, हमारी जो फौज है वो फ्रंट लाइन पे, और हम इसको इक्विप करते हैं। मैंने भी डॉक्टर साहब ने एक बात में चेक किया सिंध के हवाले से, हमारे पास सिंध में तकरीबन जो है 42 हैं जो कि पब्लिक सेक्टर, और 400 है वो प्राइवेट। टोटली अगर दोनों 882 और बाकी भी जरूरत है, बाकी सूबों में जरूरत होंगे, और हमें इस पे इक्विप करना पड़ेगा। और एनडीए में देखें, एनडीए में कुछ किरदार अदा करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, क्योंकि जब जनवरी में पता चला था कि आने वाला है, तो हमारे पास या मास्क या वेंटिलेटर इमरजेंसी बेस पे। देखिए कल आपने, हर सेक्टर जरूरी है, कल देखा आपने कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में, बाकी मिनिस्ट्री में आप रिलीज की, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको फंड सीज करें और हमें ज्यादा से ज्यादा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में दें,
हमें एग्रीकल्चर को, मुझे ठीक करें, क्योंकि साहब ने पहले कहा था कि हम फार्मर को बहुत बड़ा पैकेज देने वाले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद मैं गलत हूँ, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो हमारी गंदम की फसल जो है वो पहले से बहुत कम है, क्योंकि बारिशों से और झालाबारी से होता है। हमें अब अपने जो है वो फूड बास्केट को जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, लेकिन हम फूड में ज्यादा वो है, हमें जमींदारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है खुराक जा सकती है। तो टॉप प्रायोरिटी मेरे ख्याल में जो है वो हेल्थ को और फूड को जमींदारों को देखना पड़ेगा। इस टाइम में जो है ना, ठीक है, देखिए ये वक्त नहीं है, मैं पहले कहा कि लड़ने का वक्त नहीं है, बस आज़म साहब मेहरबानी करें, को लगाम दें, जो इनके जो एडवाइजर्स हैं, जो हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि और मरकज लड़े ताकि उनको फायदा हो, ये उन लोगों को पहले से, तो माजी में भी ऐसे करते रहे हैं, बाकी पार्टियों में करते रहे हैं, तो उन लोगों को लगाम दें, और मरकज को इकट्ठा लड़ना पड़ेगा, हम अलग-अलग कोई नहीं लड़ सकता। ठीक है, शाहदारा फैसल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है वैसे, कि हेल्थ और फूड इन दोनों सेक्टर्स में वैसे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, और ये भी मुझे बता दीजिए कि इस वक्त क्या जरूरत है कि सूबा और मरकज, या अगर इस तरह की जो आपस में क्रॉस फायर हो रहा है, ये क्रॉस फायर आप नहीं समझती कि इस वक्त नहीं होना चाहिए? सूबे और मरकज दोनों में जो काम हो रहा है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। शुक्रिया फरीद साहब। देखिए, माजरत से कोरोना में सियासत करना एक अलामत है बहुत ही कमज़ोर सोच की, और ठीक है, हर कोई ताकतवर भी नहीं हो सकता, हर बंदा स्ट्रांग भी नहीं हो सकता, हर बंदा दिलेर भी नहीं हो सकता, हर बंदा दयानतदार भी नहीं हो सकता। हम पैगम्बरी की किसी से भी तवक्को नहीं रखते। मैंने आपको जिस तरह बताया कि जो NCOC की मीटिंग है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की, उससे तमाम सूबों के साथ नहायत ही स्मूथ तरीके से कोऑपरेशन जारी है। सियासत उस कमरे से बाहर होती है, और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसका फायदा किसको है? किसी को भी नहीं है। देखिए, ये कभी भी नहीं हो सकता कि जिन 18वीं तरमीम के बाद हकूक के लिए लड़ा गया, अब आप ये कहना शुरू कर दे कि नहीं जी, सेंटर और सूबा इकट्ठे काम करे, और जो हमारी जिम्मेदारी थी कुछ फैसले करने की वो सेंटर करे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर बेशक सारे पाकिस्तान का वजीर आज़म है और सारे पाकिस्तान की बेहतरी ही के लिए फैसले कर रहे हैं, लेकिन सेहत, तालीम, खुराक, ज़राअत, ये आपके पास, सूबों के पास ये चले गए हैं, और उनका बजट भी सूबों के पास है। ये नहीं है कि एक हवाई हुकूक उनको दे दिए गए हैं, ये मैनेजमेंट उन्होंने खुद करनी है। वफाक हर यानी आप ये कह रही है कि हेल्थ और फूड की मीटिंग्स देख ले, आप ये कह रही है हेल्थ और फूड जो है वो अब सूबे की जिम्मेदारी है, हर सूबा अपने अपने हिसाब से इसको मैनेज करे। हेल्थ, फूड, एग्रीकल्चर, ये तीनों सूबे के पास हैं। अलबत्ता फूड सिक्योरिटी सेंटर के पास है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी आपके सेंटर के पास है, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर डिवीजन, अच्छा, ये पहली बात। दूसरी बात फैसल साहब से मैं एग्री करती हूँ, ये वाकई ही जंग है, और अगर सूबे और वफाक इकट्ठे खड़े ना हुए तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर कोई इस वक्त अपने सियासत से चमकाना चाह रहा है, उनको हम रोक नहीं सकते, और ना हमें रोकने का शौक है। हमारे पास बहुत बड़े मसाइल है, ठीक है। बेशक ये बात भी सही है, ये फैसल साहब ने नहीं की, मैं कर देती हूँ कि अच्छा नहीं लगता कि कभी कभी उड़ती उड़ती हवाई सी खबर आ जाती है कि जी वफाक ने ये किया, सूबे ने ये किया, कंपटीशन से आ गई कि देखिए हम आपसे बेहतर हैं, आपसे बेहतर, अगले दिन इतने बथेरे केस आ जाते हैं। देखिए, अगर किसी पाकिस्तानी को कोरोना होता है, वो चाहे PTI का हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे हमारे अक़लियती तबके से हो,